अब लेवल 3 हेलमेट वॉर गुड क्यों है? क्योंकि यार तुम्हें लेवल 1 हेलमेट से तुम्हारा काम चल जाएगा। तुम गाड़ी पे निकलोगे, लेवल 1 हेलमेट लगा के जाओ, एक्सीडेंट होगा, बच जाओगे, दैट्स इट ना। गोली थोड़ी लग रही है रोड पे तुम्हें। लेकिन लेवल 3 हेलमेट वॉर गुड है, उसको सोल्जर्स को देना पड़ेगा क्योंकि वहां पे उस चीज का खतरा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल विच इज कॉमर्स बाय रोहित भैया। ये वीडियो है पार्ट नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन का। अगर किसी ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसमें हमने ऑलरेडी ये वाले सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब ये क्योंकि पार्ट 2 है तो ये डायरेक्टली लिंक्ड है उस वीडियो से। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखो और फिर इस पार्ट को कंटिन्यू करो। और अगर तुमने वो वीडियो देख लिया है तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो बच्चों, यहां आता है हमारा सबसे पहला टर्म जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, ये एक्चुअली कोई कॉस्ट पैसों वाला नहीं है। मतलब ये अकाउंट्स वाला कॉस्ट नहीं है, ये इकोनॉमिक्स वाला कॉस्ट है। तो ये एक्चुअली पैसों में पे नहीं किया जाता है, सिर्फ कंसिडर किया जाता है। कैसे, मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो समझो, मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूं छोटा सा, और मैं वहां से 10,000 पर मंथ कमा लेता हूं। ठीक है, तो मेरा आज की जो सैलरी है वो है 10,000 पर मंथ। ऑलराइट, अब यहां पे मुझे दो ऑप्शंस मिले। कैसे ऑप्शंस? समझो मुझे किसी XYZ स्कूल से कॉल आया और उन्होंने बोला कि सर आप हमारे स्कूल में आके पढ़ाइए और आप हमसे लीजिएगा 20,000 पर मंथ। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं एक आध दिन और रुका तो फिर मुझे एक और ऑफर आया। ये ऑफर आया मेरे पास एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से। उन्होंने बोला कि सर आप अगर हमारे यहां पढ़ाएंगे तो हम आपको देंगे 23,000 पर मंथ। अब मुझे एक बात बताओ, 10,000 से तो दोनों ही ज्यादा थे। ठीक है, अगर मैं स्कूल में जाता तो मुझे 20,000 मिलते और मैं कोचिंग में जाता पढ़ाने उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो मुझे मिलते 23,000। तो ऑब्वियसली मैं भी रैशनल बंदा हूं, मैंने सोच समझ के कोचिंग वाले ऑफर को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो अब मेरी सैलरी हो गई 23,000। ऑलराइट, लेकिन इस सैलरी को, इस 23,000 तक पहुंचने के लिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मैंने नहीं लिया? एक बेस्ट ऑप्शन। तो यहां पे पहली बात तो दो ऑप्शंस हैं। एक तो मैं 10,000 पे ऑलरेडी था और 20,000 मुझे स्कूल भी दे रहा था, तो मैंने ये दोनों ऑप्शंस नहीं लिए। लेकिन इन दोनों में से सबसे अच्छा ऑप्शन क्या था? स्कूल। अगर मैं कोचिंग में 23,000 नहीं लेता तो मैं स्कूल के 20,000 ले लेता। तो ये 20,000 हुआ मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो, एक्चुअली तो 20,000 मैंने किसी को पे नहीं किए, है ना, मैंने तो 23 कमाए ही। लेकिन यहां पे इकोनॉमिक्स में हम इस 20,000 को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करते हैं। ऑलराइट, ये चीज समझ में। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। समझो जैसे ही मेरा 12th हुआ कंप्लीट तो मैंने अपने पापा को बोला कि यार पापा मुझे 30,000 चाहिए, मुझे गोवा जाना है। और मैंने एक और डिमांड रखी कि यार मेरे को बाइक भी चाहिए। तो मेरे पापा ने बोला यार सुनो यार, तुम एक काम करो, या तो मैं तुम्हें 30,000 देता हूं, गोवा घूम के आओ, या तो मैं तुम्हें एक सेकेंड हैंड बाइक लेके दे देता हूं जो करीबन 30,000 में आ जाएगी। अब यार मैं क्या करता उस टाइम? अब मैंने ये सोचा कि गोवा तो चलो कभी ना कभी चले ही जाएंगे, आज तो बाइक की जरूरत है, वो ले लेते हैं। तो मैंने उस टाइम बाइक ले ली। अब ये जो मैंने बाइक ले ली, अब देखो मेरा कुछ भी नहीं गया यहां पे, लेकिन मेरा एक सेटिस्फेक्शन जरूर गया। कौन सा सेटिस्फेक्शन? अगर मैं गोवा जाता तो मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता ना, मेरा वांट सेटिस्फाई होता। लेकिन वो वांट मैंने रहने दिया और मैंने अपना ये वाला वांट प्रेफर किया, मतलब मैंने बाइक ले ली। ऑलराइट, तो इस बाइक को लेने का जो कॉस्ट है वो सेटिस्फेक्शन का कॉस्ट जो मुझे गोवा जाने से मिलता। बात समझ में आई? तो एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नहीं है, लेकिन इसको कंसिडर जरूर किया जाता है इकोनॉमिक्स में। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, मतलब वो ऑल्टरनेटिव जो मैंने छोड़ दिया उसका कॉस्ट कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इतनी बात समझ में आई? अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ तो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक विच इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब जैसा ये नाम तुम्हें बता रहा है, ये कर्व होता है जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बताता है। ठीक है, अब आगे मैं इसकी डेफिनेशन भी दे देता हूं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अरे क्या बोल रहा हूं मैं? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना? एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखो अभी तक हमने जो वीडियो 1 में यानी पार्ट 1 में हमने देखा था, हमने एक एग्जांपल लिया था ना पबजी के हेलमेट का।
पबजी का हेलमेट लेवल 3 और लेवल 1 ये दो हेलमेट्स थे। जो लेवल 3 हेलमेट था वो वॉर गुड था, यानी सोल्जर्स वगैरह के लिए, और लेवल 1 जो हेलमेट था वो हमारे लिए था, नॉर्मल जो हम बाइक पे पहन के घूमते हैं, वो लेवल 1 हेलमेट था। अब यहां पे एक इकोनॉमी की अगर बात करें तो इसको तो दोनों गुड्स बनाने, ये हमने सेंट्रल प्रॉब्लम में ऑलरेडी देखा है ना, कि वहां पे इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना, उसी पे बेस्ड है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी। तो अब इकोनॉमी ने डिसाइड किया कि हम लोग दोनों हेलमेट्स बनाएंगे, हम लेवल 3 हेलमेट भी बनाएंगे, लेवल 1 हेलमेट भी बनाएंगे। लेवल 3 वॉर गुड्स यानी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, और लेवल 1 हेलमेट लोगों की सिक्योरिटी के लिए, सिविलियंस के लिए। ये उन्होंने बनाया, ये उन्होंने सोचा कि हम बनाएंगे। तो यहां पे आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्योंकि सब कुछ बहुत ज्यादा नहीं बना सकते, तो वो ये डिसाइड करेंगे कि हम कितने लेवल 3 हेलमेट्स बनाएंगे और कितने लेवल 1 हेलमेट्स बनाएंगे। ऑलराइट, इसी को ही बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कैसे प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी होगी उसको कर्व के थ्रू हम समझते हैं। अब यहां पे देखो, इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठे हो ना, तो अब से एक आदत डालो अजम्पशंस पढ़ने की। हम हर चीज, हर थ्योरी पढ़ने से पहले कुछ अजम्पशंस पढ़ते हैं। तो यहां पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ने से पहले हम कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला अजम्पशन है कि जो रिसोर्सेज हैं अपनी इकोनॉमी में वो फिक्स्ड हैं, वो चेंज नहीं हो सकते, वो बढ़ नहीं सकते। ठीक है। दूसरा है कि जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली और एफिशिएंटली हम लोग यूज भी कर रहे हैं, मतलब अगर जितना हम मैक्सिमम उसको यूज कर पा रहे थे हमने उतना उसको यूज किया है। यानी पेट्रोल मैंने 100 रुपए का डलवाया, उससे गाड़ी अगर 50 किलोमीटर चल सकती थी तो मैंने 50 किलोमीटर ही चलाई है, कम नहीं चलाई, फुल्ली यूज किया उस पेट्रोल का। ये होता है एफिशिएंटली यूटिलाइज करना। तो हमने एफिशिएंटली यूटिलाइज किया उस रिसोर्स को। एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के बाद थर्ड अजम्पशन कहता है कि हम सिर्फ 2 गुड्स बना रहे हैं, हम सिर्फ 2 ही गुड्स बनाने में उस रिसोर्स को पूरा खत्म कर देते हैं। ठीक है। हाँ, तो यहाँ टेबल आ गया है, लेकिन टेबल समझने से पहले एक और अजम्पशन है, अजम्पशन नंबर 5, उसको भी समझ लेते हैं। अजम्पशन नंबर 5 कहता है रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में बना रहा हूं, जरूरी नहीं है दोनों सेम कॉस्ट में बने। हो सकता है ए थोड़ा महंगा बनता है, बी थोड़ा सस्ता बनता है। ऑलराइट, तो ये भी एक अजम्पशन है। अब यहां पे अपन अपने पास टेबल आ चुका है, और टेबल में हम लोग ने वही एग्जांपल दिया है कि हम लेवल 1 हेलमेट्स बना रहे हैं और लेवल 3 हेलमेट्स बना रहे हैं। तो बच्चों देखो यार, लेवल 3 जो हेलमेट है थोड़ा सा कॉस्टली साइड पे है। क्यों? क्योंकि बुलेट प्रूफ ग्लास वगैरह यूज होता है, उसमें बुलेट प्रूफ मटेरियल यूज होता है। लेवल 1 हेलमेट में नॉर्मल प्लास्टिक यूज होती है, तो इतना ज्यादा महंगा नहीं है। तो यहां पे सबसे पहली पॉसिबिलिटी इकोनॉमी के लिए क्या है कि या तो वो लेवल 1 के 21 हेलमेट्स बना दे और वो लेवल 3 हेलमेट्स बनाए ही ना। ठीक है। अब जैसे ही वो लेवल 2 हेलमेट बनाने का सोचेगी, यानी अगर एक क्वांटिटी भी बना रही है, तो सबसे पहले तो उसको सिर्फ एक हेलमेट अगर वो लेवल 1 का छोड़ दे तो वो लेवल 3 एक हेलमेट बना सकती है। लेकिन जैसे जैसे ये लेवल 3 हेलमेट का प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो यहां पे लेवल 1 का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बहुत ज्यादा कम? क्योंकि फिफ्थ अजम्पशन के हिसाब से, क्योंकि ये महंगे बन रहे हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा छोड़ना पड़ेगा ताकि ये ज्यादा बन पाए। समझ में आई बात? तो यहां पे जब सेकंड पॉसिबिलिटी बी पॉइंट देखा तो एक हेलमेट छोड़ के अगर लेवल 3 एक लेवल 1 हेलमेट हटा दिया, एक लेवल 3 हेलमेट वहां पे बन सकता है। उसके बाद सी में देखें तो मुझे 2 लेवल 1 हेलमेट्स छोड़ने पड़ेंगे ताकि एक और हेलमेट बन पाए। ऐसे जैसे जैसे मैं एक हेलमेट लेवल 3 का बढ़ाता जाऊंगा, 2, 3, 4, 5, 6 एक एक क्वांटिटी बढ़ाता जाऊंगा, मुझे ज्यादा से ज्यादा चीजें यहां पे छोड़नी पड़ेंगी, ज्यादा से ज्यादा लेवल 1 हेलमेट्स को छोड़ना पड़ेगा। वैसे ही सी पे जैसे गया तो मैंने यहां पे 2 हेलमेट्स को कम किया, तब जाके यहां पे एक हेलमेट और बना। तो मैं समझ में आ रहा है मैं कैसे बोल रहा हूं? देखो 20 से 18 जाने में 2 हेलमेट कम किए, लेकिन 1 से 2 यानी सिर्फ एक ही हेलमेट बढ़ा। 18 से 15 जाने में मैंने 3 हेलमेट्स कम किए, लेकिन यहां पे सिर्फ एक ही हेलमेट बना। समझ में आ रही है बात? इसी को ही बोलते हैं कि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है। तो यहां पे जब ये पूरे पॉइंट्स आ गए, अब इन सारे पॉइंट्स को दोनों एक्सिस पे, इसको एक्स एक्सिस पे, इसको वाई एक्सिस पे जब मैं प्लॉट करूंगा तो ये मुझे देंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वो तो चलो कर्व अपन देख लेंगे, लेकिन यहां पे एक चीज और होती है, एमओसी। एमओसी क्या है? एमओसी इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अब देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हमने देखा है, इट्स द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, है ना। मतलब जो हेलमेट छोड़ रहे हैं अपन, यहां पे एक हेलमेट छोड़ रहा हूं और यहां पे एक हेलमेट एक्स्ट्रा बन रहा है,
तो इस एक्स्ट्रा हेलमेट के बनने का जो कॉस्ट है वो है एक हेलमेट। यहां पे 1 से 2 हो रहा है, मतलब एक हेलमेट बन रहा है लेवल 3। इस एक हेलमेट को बनाने के लिए यहां पे 2 हेलमेट्स लेवल 1 के छोड़ने हैं, तो ये 2 हेलमेट्स हुए अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ रही है बात? तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर एक लेवल पे चेंज होने पे कितना चेंज हो रहा है ये अपन देख रहे हैं, इसलिए ये है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट of the product which is foregone for producing one more unit of another commodity। एक और यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना छोड़ना पड़ रहा है वो होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहां पे अपन देखें तो हर एक हेलमेट बनाने के लिए, एक लेवल 3 हेलमेट बनाने के लिए मुझे यहां पे एक लेवल 1 हेलमेट छोड़ना पड़ा, तो ये मेरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ। सेकंड पॉइंट में यहां पे भी एक ही एक्स्ट्रा बन रहा है, मतलब 1 से 2 हो गया तो एक एक्स्ट्रा बना, इस एक को बनाने के लिए मुझे यहां 2 हेलमेट छोड़ने पड़े, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया 2। ऐसे ही सिमिलरली ये एक हेलमेट बनाने के लिए 3 छोड़ने पड़े, फिर 4, फिर 5, और यहां तो देखो कितने छोड़ने पड़े, 6 हेलमेट थे जो बन रहे थे लेवल 1 पे, लेवल 1 हेलमेट्स। और अगर मैंने पूरे को छोड़ दिया, 0 कर दिया, अगर एक भी हेलमेट नहीं बनाया लेवल 1, तो मैं जाके 6 हेलमेट लेवल 3 के बना सकता हूं। तो ये 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 आ गया अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तुम्हें समझ में आ गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां पे बढ़ रहा है, हर एक चीज बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा दूसरी चीज छोड़नी पड़ रही है। समझ में आई बात? इसलिए एमओसी इंक्रीज हो रहा है। अब इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं कर्व के थ्रू। तो यहां आ गया अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और ये कर्व कैसे बना? हमने जो यहां पे लेवल 1 और लेवल 3 हेलमेट्स लिए थे, यानी कंज्यूमर गुड्स और वॉर गुड्स लिए थे, इन कंज्यूमर गुड्स को मैंने वाई एक्सिस पे दिखाया और वॉर गुड्स को मैंने दिखाया एक्स एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे मैंने नंबरिंग कर दी यहाँ पे लेवल 1 हेलमेट यानी कंज्यूमर गुड्स के लिए, और यहाँ पे लेवल 3 यानी वॉर गुड्स के लिए। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल ये 21 और 0 वाला पॉइंट पुट कर दिया, यानी 0 ऑन एक्स एक्सिस एंड 21 ऑन वाई एक्सिस, 0 ऑन एक्स एक्सिस 21 ऑन वाई एक्सिस। ऐसे करके हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पे 6 के 6 जितने पॉइंट्स थे सारे मार्क कर लिए। ये पॉइंट्स आ गए मेरे पास A B C D E F और ये G, ये सारे पॉइंट्स आ गए मेरे पास। और ये जो पॉइंट्स जिस कर्व को बना रहे हैं, इस कर्व को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो अब इस डेफिनेशन को अगर मैं रिपीट करूं तो तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस of two goods that can be produced with given resources and technology। तो resources और technology constant रखने के बाद जो जो production possibilities बनी उनको अगर मैंने कर्व पे दिखा दिया तो ये बन गया मेरे लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो यहां पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व खत्म होता है। एक और चीज जो हमने यहां पे सीखी थी विच वाज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये याद रखना, ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग था। क्यों इंक्रीजिंग था? क्योंकि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं होते, तो इसलिए ये एमओसी हमारे पास इंक्रीजिंग आया। एमओसी इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब अपन देखते हैं कि जो पीपीसी है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। हाँ, तो अब देखते हैं कि पीपीसी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि एक चीज को बनाने के लिए दूसरी चीज की क्वांटिटी को कम करना पड़ता है। जैसे यहां पे वॉर और कंज्यूमर 2 गुड्स बन रहे थे, अब मेरे को ज्यादा वॉर गुड्स बनाने के लिए कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा था। मतलब मुझे अगर लेवल 3 हेलमेट ज्यादा बनाने हैं तो लेवल 1 हेलमेट कम प्रोड्यूस करने पड़ रहे थे हर बार, तब जाके लेवल 3 हेलमेट बन रहे थे। इसीलिए ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है कि एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको दूसरी चीज का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। अब दूसरी बात कि ये वाला जो शेप है इसको बोलते हैं कॉनकेव शेप। तो पीपीसी हमेशा कॉनकेव शेप में होता है। कॉनकेव शेप में क्यों होता है? क्योंकि यहां पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो देखी थी हमने वो इंक्रीज हो रही है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, इसीलिए इस कर्व का जो शेप होता है वो कॉनकेव होता है। अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट रहती, 1 रहती, 1 1 1 1, तो ये कर्व पता है कैसा बनता? इंस्टेड ऑफ कॉनकेव वो कर्व ऐसा बनता, सीधा सीधा। और अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीजिंग होती, जैसे अभी है 0 1 2 3 4 5 6, इंक्रीजिंग है ना, अगर डिक्रीजिंग होती 6 5 4 3 2 1 होती, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी पीपीसी कर्व अपना ऐसे बनता, कॉन्वेक्स बनता।
ठीक है, तो अभी ये कॉनकेव क्यों है? क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। अब यहां पे दो छोटे से कंसेप्ट और हैं, कॉम्बिनेशंस जो अटेनेबल है और अनअटेनेबल है। तो देखो, अटेनेबल कॉम्बिनेशन यानी जो हम गिवन रिसोर्सेज से बना सकते थे। अब याद अगर तुम्हें आए, जो हमने अजम्पशन लिए थे 5, तो वहां पे एक अजम्पशन ये था कि एक रिसोर्स को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे मैंने क्या एग्जांपल दिया था उस वक्त, कि अगर मैं एक बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डलवा रहा हूं, 100 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा हूं, तो और वो 50 किलोमीटर चल रही है, तो मैं उसको 50 किलोमीटर चला रहा हूं। मैं उसको फुल चला रहा हूं, कभी ऐसा नहीं कर रहा कि कम चलाया मैंने उसको 49 किलोमीटर पे रुकाया, नहीं, मैं पूरा उसको एफिशिएंटली यूज कर रहा हूं। तो यहां पे भी अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को हम एफिशिएंटली यूज करते हैं। तो फिर यहां पे सारे कॉम्बिनेशन जो हैं, कौन से कॉम्बिनेशन? 021, 120, 218, 315, ये सारे कॉम्बिनेशन अटेनेबल हैं। अब यहां देखो, एक और कॉम्बिनेशन है। अगर कोई कॉम्बिनेशन यहां अंदर होता, ठीक है, अंदर होता, समझो ये कॉम्बिनेशन होता, एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 और 2 6, 2 लेवल 3 हेलमेट और लेवल 1 के 6 हेलमेट्स। तो ये तुम बताओ कि अटेनेबल है क्या? अटेनेबल यानी बना सकते हैं? यार बिल्कुल बना सकते हैं हम 2 हेलमेट, क्योंकि देखो अगर देखा जाए तो 2 हेलमेट और 2 हेलमेट लेवल 3 के और 18 हेलमेट्स लेवल 1 के बना रहे थे ऑलरेडी फुल यूज करने में। तो 2 और 6 तो बना ही सकते हैं, मतलब 2 हेलमेट लेवल 3 के और 6 हेलमेट आराम से बन सकता है। लेकिन अगर ऐसा किया तो थोड़ा सा रिसोर्स, यानी जो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं या जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं वो बच जाएगा ना, क्योंकि हमने कम प्रोडक्शन किया। हम तो मैक्सिमम कर सकते थे 218, लेकिन यहीं पे अगर मैं पूछूं 232, ये कर सकते हैं क्या? यहां पे अगर आए तो नहीं, ये नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम आपने यूज कर लिया है। बात समझ में आई? तो यहां पे जो ये वाला, इसको मैं आर नाम देता हूं, इसको मैं एस नाम देता हूं। तो ये जो आर पॉइंट है ना, अंदर है पीपीसी के, ये अटेनेबल है, इसको मैं बना सकता हूं। लेकिन अगर मैं ये बनाऊंगा तो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहा हूं मैं। आई बात समझ? लेकिन ये एस, ये मैं बना ही नहीं सकता, क्योंकि इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। और ये सारे जो ए बी सी डी ई एफ है, ये तो बन ही रहे। ये अगर मैं मैक्सिमम यूज कर रहा हूं, एफिशिएंट यूज कर रहा हूं, तो ए बी सी डी ई एफ जी ये तो बन ही रहे हैं। बात समझ में आई? मैंने अटेनेबल में हुआ ये, और ये दोनों अटेनेबल है। अटेनेबल मतलब बनाने वाले, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। आर और ए बी सी डी ई एफ जी सब अटेनेबल है, बस ये डिफरेंस है कि आर पे एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे हैं रिसोर्सेज का, और ए से लेके जी तक हम एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। वहीं अगर मैं एस की बात करूं तो ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि 2 हेलमेट ए और 32 हेलमेट लेवल 1 बन जाए, इतने रिसोर्स नहीं है इकोनॉमी में। समझ में आई बात? तो ये सिंपल था वैसे तो टॉपिक, इसको आराम से तुम पढ़ो अपनी बुक में से, कोई भी डाउट्स हो तो मुझसे पूछ सकते हो। तो ये था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आई होप तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज, अभी आ रहे हैं क्विक क्वेश्चंस। 10 क्विक क्वेश्चंस है 30-30 सेकंड्स के। आराम से इन क्विक क्वेश्चंस को करो कॉपी पेन उठा के, और मैं मिलता हूं तुम्हें इन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस पे। तो स्टार्ट करो, क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं।
हाँ तो बच्चों, क्वेश्चंस तुमने कर लिए हैं, ये रहे इनके सॉल्यूशंस। आराम से वीडियो पॉज करो और अपने क्वेश्चंस को, अपने आंसर्स को मिला लो यहां से। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, तुम फ्रीली मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट क्लास में।